हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का 8th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में बेसिकली हेल्थ क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और अगर ये फैक्टर्स ना हो तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है कि हेल्थ होती क्या है। तो जनरली क्या होता था पुराने टाइम में, मीन्स जब बहुत ज़्यादा मेडिसिन की फील्ड में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, हिपोक्रेट्स और आयुर्वेदा के टाइम पे, तो उस टाइम बहुत सारे र्यूमर्स थे। र्यूमर्स मीन्स कुछ अफवाहें फैला रखी थी, जैसे ब्लैक बाइल एक र्यूमर उड़ा रखा था कि जिस भी पर्सन का ब्लैक बाइल है, इट मीन्स उसकी पर्सनैलिटी हॉट है, मतलब उसका जो शरीर है वो हमेशा गर्म रहेगा, उसे बुखार हो सकता है। लेकिन बाद में पता लगा था कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता, उसके कारण ये डिजीज़ होती है। तो विलियम हार्वे जो थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि जो ब्लैक बाइल के पर्सन्स हैं, अगर उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाए तो वो भी हेल्थी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है उसमें हम यही पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ को सबसे पहले जो हेल्थ पे जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है दैट इज़ आवर माइंड, हमारा दिमाग। और हमारा जो माइंड है वो अपने न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमने 11th में भी पढ़ा था कि 2 सिस्टम्स हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। वन इज़ द न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, एंड अनदर वन इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 2 सिस्टम्स हैं जो मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, हम किसी डिजीज़ से कितना अपने आप को बचा सकते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारी जो माइंड है और हमारी जो मेंटल स्टेट है, अगर वो दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं तो तब तक हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो नहीं हो सकती। अब हेल्थ जो है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर, सपोज कोई ऐसी बीमारी है जो काफ़ी सालों से उस फैमिली में चलती आ रही है, या कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जिसके साथ एक बच्चा बाय बर्थ ही बॉर्न हो रहा है या उसको अपने पेरेंट्स से मिली है, तो वो डिजीज़ जो है कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सेकेंड है इन्फेक्शन, जिसको हम जनरली आम भाषा में भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन मतलब जैसे हमने कोई गंदा खाना खा लिया या हमने किसी बीमार व्यक्ति की कोई चीज़ यूज़ कर ली तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। या जैसे ये मच्छर मक्खी हैं जो कूड़े वगैरह पर, ये किसी भी चीज़ पर बैठते हैं, अगर वही आके उस पर्सन को जो है बाइट करे तो उससे भी हो सकता है। और तीसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल मीन्स कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, हम किस तरह का भोजन खा रहे हैं, किस तरह का पानी पी रहे हैं, हम रेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कौन सी हैबिट्स हमारे में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली बस फास्ट फूड ही खाते रहो, आप हेल्दी खाना ना खाओ तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट मतलब आप इल हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। इसी तरह से पानी है, अगर आप साफ़ पानी नहीं पीते हो तो उससे भी बीमारी हो सकती हैं। या अगर हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या एक्सरसाइज नहीं करते, बस एक ही जगह बैठ के खाते रहते हैं, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। तो शायद आप लोगों ने अगर फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ा हो तो उसमें भी हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम वही कह सकते हैं, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस, कि सिर्फ ये नहीं है कि हमारे अंदर अगर कोई बीमारी नहीं है या हम देखने में बिल्कुल फिजिकली फिट लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। नो, हेल्थ का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब दिमागी रूप से, और सोशली, तीनों चीज़ों में अगर आप ठीक हो तब हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। अब यहाँ पे फिजिकल का मतलब तो क्लियर हो गया कि कोई बीमारी ना होना। मेंटल का मतलब कि आपके माइंड पे किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सोशल का मतलब है कि आपके आसपास की जो सोसाइटी है आप उसके साथ भी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप इंटरेक्शन कर रहे हो। अगर लोग हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो वर्क है वो भी इफेक्टिवली हो पाएगा, अच्छे से काम कर पाएंगे, उससे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी
और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब पैसा भी ज़्यादा आएगा। और इसी तरह से अगर हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों की लॉन्गेविटी मीन्स जो लाइफ स्पैन है, जो उम्र है वो भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती हैं। एक तो है बैलेंस डाइट, कि हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, उन सब का एक बैलेंस्ड अमाउंट होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, हमें अपने शरीर की अपने कपड़ों की, हर चीज़ की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा योगा भी किया जा सकता है ताकि हमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ मिले। तो डिजीज़ के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रही हैं। टाइम टू टाइम हमें इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया जाता है ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनसे उनको बचाया जा सके। जो हमारे घर में वेस्ट बन रहा है उसको हमें प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, खुले में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा जो वेक्टर्स हैं जैसे कि मच्छर हैं, मक्खी हैं, जो बीमारी पे फैला रहे हैं, हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अलावा हमें साफ़ सफाई, हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज की सफाई रखनी चाहिए। अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं, इन दैट केस वी कैन अचीव गुड हेल्थ। अगर हमारी बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन या सिस्टम या एक से ज़्यादा ऑर्गन या सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो हमारे अंदर कुछ अलग से साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं जो नॉर्मली नहीं दिखते थे, तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं, हम डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब ये जो डिजीज़ है ये भी अगेन 2 टाइप्स की है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। आपने पहले भी पढ़ा होगा। इन्फेक्शियस मीन्स द डिजीजेज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि जो बीमारी एक से दूसरे को हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड है, कफ है, जैसे अभी आजकल चल रहा कोरोना वायरस है, ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं, जैसे एड्स है। बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी होती हैं जो अगर एक पर्सन को है तो दे कांट स्प्रेड दैट डिजीज टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, शुगर है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, अगर ये किसी एक पर्सन को है तो उसके साथ बैठने से, उसका जूठा खाने से दूसरे पर्सन को ये डिजीज़ नहीं हो सकती। तो इस लेसन में हम बेसिकली जो ह्यूमंस में होने वाली कॉमन डिजीज़ हैं जिनको हम आमतौर पे सुनते रहते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो डिजीज़ के बारे में पढ़ने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट आर पैथोजेंस। तो सिंपली अगर आपको एक डेफिनेशन ध्यान में रखनी है तो वो ये है, द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारी फैला रहा है दैट इज़ अ पैथोजन। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हो, दैट कैन बी फंजाई, प्रोटोजोअन, हेलमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो पैरासाइट्स हैं वो पैथोजेंस ही होते हैं, बिकॉज वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, हमारे शरीर के बाहर भी रह सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने लीच का नाम सुना होगा, जोक का, वो हमारे शरीर के ऊपर चिपक जाती है। जूं है वो चिपक जाती है, वो हमारा खून चूस रही है, तो वो एक तरह से पैथोजन भी है और पैरासाइट भी है। जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं। हो सकता है सांस के द्वारा चले जाएं, खाने के द्वारा चले जाएं, पानी के द्वारा चले जाएं, और हमारी बॉडी के अंदर जाके फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो हमारी बॉडी के नॉर्मल काम है उनको वो नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाती है। मीन्स या तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब देखने में, मॉर्फोलॉजी मीन्स उनको देखने में कुछ बदलाव हो जाएगा, या जो फंक्शन वो करते आ रहे हैं वो फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अब ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे शरीर में आकर स्प्रेड हो रहे हैं, तो इट मीन्स इन्होंने हमारे शरीर के हिसाब से अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस करी हैं ताकि ये हमारे बॉडी की जो लो पीएच है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, या जो हमारे अंदर इतने सारे एंजाइम्स हैं उनका भी ये सामना कर सकते हैं। तो इन्हीं पैथोजेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पैथोजन आता है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे जो साल्मोनेला है ये इसका जीनस नेम है, और जो टाइफी है वो इसका स्पीशीज नेम है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ह्यूमंस में टाइफाइड फीवर होता है। अगर हम कोई ऐसा फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसके द्वारा ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करके ब्लड से होता हुआ हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाएगा। जैसे ही हमें टाइफाइड होगा तो एक तो हमारा जो बॉडी फीवर है वो एकदम से बढ़ जाएगा, मीन्स 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
हमें कमजोरी लगेगी, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा और भूख खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब हमारे इंटेस्टाइन पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब पता कैसे लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को टाइफाइड है? इसके लिए लेबोरेटरी में एक टेस्ट अवेलेबल होता है, दैट इज नोन एज द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है वेदर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद टाइफाइड और नॉट। तो सबसे पहले एक मैरी मेलन, जिसका निकनेम था टाइफाइड मैरी, वो एक कुक थी और उसको टाइफाइड की बीमारी थी। तो वो जिसके लिए भी वो खाना बनाती थी, उस खाने के द्वारा वो टाइफाइड जो है आगे आगे लोगों में फैलता रहता था। इसके बाद बेटा जो सेकंड डिजीज है दैट इज द न्यूमोनिया, जो आपने जनरली सुना भी होगा। न्यूमोनिया जो है 2 टाइप के बैक्टीरिया से होती है, वन इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड सेकंड इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर बेटा मैं आपको ये बता दूं कि कई बार इस लेसन में से 1 मार्क क्वेश्चन इसी टाइप के भी आ सकते हैं कि कोई भी डिजीज है उसको कौन सा एजेंट स्प्रेड कर रहा है या कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से हो रही है, कोई एग्जाम्पल दो। तो इन नाम को आपने बहुत अच्छे से रिमेम्बर करना है। तो निमोनिया जो डिजीज है, इसमें जो पर्सन के एल्वियोलाई मीन्स जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, जब आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया होगा तो यहाँ पे हम इस तरह से लंग्स ड्रॉ करते हैं। तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो लास्ट में यहाँ छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दैट बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द एल्वियोलाई। तो ये जो निमोनिया है वो इन्हीं एल्वियोलाई पे अटैक करता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो एल्वियोलाई है उनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा बुखार, ठंड लगना, कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। और अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो पर्सन के जो लिप्स और नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के भी होने लग जाते हैं। अब ये बीमारी भी कैसे होती है, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी ये डिजीज़ है और हम उसी के जूठे ग्लास या बर्तन इस्तेमाल करते हैं या हम उस हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ पे वो व्यक्ति है, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेज हो सकती है लाइक डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं वायरसेस। वायरसेस से भी बहुत से डिजीज हो सकती हैं। इसमें एक राइनो वायरस एक कैटेगरी होती है वायरसेस की, और उससे सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी होती है दैट इज़ कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मली हर बच्चे, हर उम्र के व्यक्ति को होता रहता है। ये जो कॉमन कोल्ड है, आपको पता ही है, जुकाम लग जाता है तो ये हमारे नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, पर इसका जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक नहीं जाता। आजकल बेटा जो आप न्यूज़ में और देख रहे हो दैट इज़ कोरोना वायरस, उसके इन्फेक्शन और इस फ्लू के इन्फेक्शन में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो फ्लू वाला इन्फेक्शन है वो सिर्फ हमारी नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तक रहता है, मतलब एयर पाइप तक रहता है, बट जो कोरोना है वो हमारे लंग्स तक चला जाता है, सांस लेने में दिक्कत पैदा कर देता है। कॉमन कोल्ड जब हमें हो जाता है तो क्या होता है, हमारी कंजेशन मीन्स बलगम बनने लग जाती है, डिस्चार्ज, पानी बहता रहता है नाक से, सोर थ्रोट, गले में दर्द रहेगा, भारीपन लगेगा, खांसी हो जाएगी, सिर में दर्द रहेगा, थकावट रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, और जनरली 3 से 7 दिनों में वो अपने आप ठीक होने लग जाता है। तो इसमें भी वही है कि अगर कोई पर्सन है उसको ऑलरेडी कोल्ड है और वो हमारे आसपास छींकता है या खांसता है और हम उसकी ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर जाते हैं तो उससे भी हो जाता है, या अगर हम उसकी यूज़ किए हुए पेन, बुक, कप, डोरनॉब, कीबोर्ड, माउस, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स द मलेरिया। मलेरिया का नाम भी आपने सुना होगा। नाउ जो मलेरिया है दैट इज़ ए प्रोटोजोअन डिजीज़। एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ है, मीन्स जीनस तो सब में प्लाज्मोडियम ही है जिसको हमने पीपी से रिप्रेजेंट कर रखा है, बट इसकी स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीनों ही तरह की स्पीशीज़ जो हैं इनसे हमें मलेरिया ही होता है, बट आप ये कह सकते हो कि उसकी जो डेंजरस पावर है, मतलब जो खतरनाक है, वो अलग अलग हो सकता है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है दैट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगर ये प्रोटोजोआ कर रहा है तो इससे होने वाला मलेरिया जो है वो फैटल यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। अब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में किस तरह से अटैक करता है,
इसके लिए ये जरूरी है कि हम उसकी लाइफ साइकिल को समझें। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्लाज्मोडियम है, जो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट है, उसे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। मीन्स अपना आधा लाइफ साइकिल वो पूरा करेगा ह्यूमन के अंदर आकर, और आधी लाइफ साइकिल वो पूरा करता है मॉस्किटो के अंदर आकर। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये कभी भी डायरेक्टली हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकता। हमारे शरीर में घुसने के लिए इसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यानी कि मच्छर की जरूरत होती है, और वो भी सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये उस मच्छर के अंदर जाएगा, और फिर वो मच्छर जब हमें काटता है तो उससे हमें ये बीमारी हो सकती है। अब ये हमारी बॉडी में किस तरह से अटैक करता है, पहले हम उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। प्लाज्मोडियम सबसे पहले स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में, स्पोरोजोइट्स आप कह सकते हो कि इसकी इन्फेक्शन करने वाले एक तरह से फॉर्म है। स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। मतलब कि जब भी कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम मौजूद है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर काटती है, तो वो अपना डंक हमारे अंदर छोड़ देती है। तो उसी के डंक के साथ जो ये प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी में घुस जाता है। हमारी बॉडी में घुसने के बाद जो हमारी बॉडी के लीवर सेल्स हैं ये उनमें जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाता रहेगा। फिर वहां से होता हुआ ये जाएगा आरबीसी में, मतलब रेड ब्लड सेल्स में, और वहां जाके भी मल्टीप्लाई करेगा, और वहां जाकर ये आरबीसी को फोड़ने लग जाएगा, मीन्स रप्चर हो जाएगा। जैसे ही आरबीसी फटेंगी तो एक जहरीला पदार्थ निकलेगा, दैट इज हीमोजोइन, और उस पदार्थ के निकलते ही हमें ठंड लगने लग जाएगी, हाई फीवर। जैसे आपको पता हो मलेरिया में क्या होता है, हर 3 से 4 दिन तक जैसे ये चलता है, कभी व्यक्ति को ठंड लगेगी, कभी उसको लगेगा वो नॉर्मल है, कभी उसको बुखार चढ़ जाएगा, कभी उतर जाएगा। मीन्स ये सिम्टम्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ये इसी वजह से है क्योंकि आरबीसी के फट जाने से वहां पे हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। अब यही एनोफिलीज मॉस्किटो जब किसी पर्सन को अटैक करती है, उसको बाइट करती है, तो ये पैरासाइट वापस से उस मॉस्किटो के शरीर में चले जाएंगे और अपनी बाकी की डेवलपमेंट वो उस मॉस्किटो के शरीर के अंदर करेंगे। मॉस्किटो के शरीर के अंदर जाके उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी और वो स्पोरोजोइट्स बना देंगे। वो स्पोरोजोइट्स मच्छर की स्लाइवरी ग्लैंड मतलब जो माउथ में होते हैं सलाइवा वाले, वहां पे जाके वो स्टोर हो जाएंगे, और फिर यही मच्छर जब किसी ह्यूमन को काटेगा तो यही स्पोरोजोइट्स उसके शरीर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ, जो मॉस्किटो है उसने एक ह्यूमन को चक मारा, मतलब बाइट किया, उसकी वजह से जो स्पोरोजोइट्स थे वो उसके शरीर में आ गए, जिनको यहाँ ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से ब्लड से होते हुए ये स्पोरोसाइट्स चले जाएंगे लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, और फिर यहाँ से होते होते चले जाएंगे ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद अगेन इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ये अटैक करेंगे रेड ब्लड सेल्स पे, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाएंगी और हमें बुखार ठंड लगने लग जाएगी, और फिर जो जो पैरासाइट्स बनेंगे वो नए नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स में जाने के बाद अभी तक बेटा दोनों तरफ जो इनका रिप्रोडक्शन हुआ था वो एसेक्सुअल था। अब रेड ब्लड सेल्स में आने के बाद इनका जो रिप्रोडक्शन होगा दैट विल बी सेक्सुअल। तो यहाँ पर ये 2 तरह के सेल्स बना देगी विच आर नोन एज गेमीटोसाइट्स, वन इज मेल सेल एंड वन इज फीमेल। तो ये जो गेमीटोसाइट्स हैं ये क्यों बनाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एनोफिलीज के अंदर इसकी आधी लाइफ साइकिल पूरी होगी और आधी लाइफ साइकिल पूरी होगी ह्यूमंस के अंदर। तो एनोफिलीज में अपनी बाकी की लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, स्पोरोजोइट बनाने के लिए इसको मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स बनाने जरूरी है। अगर ये नहीं बनेंगे तो ये आगे अपनी फर्दर लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये जो मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स हैं, जब कोई मच्छर दोबारा से किसी आदमी को काटेगा जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, तो यही गेमीटोसाइट्स उसके शरीर में से होते हुए, मतलब उसके स्लाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएंगे। वहां पे जाके ही इन गेमीटोसाइट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। मीन्स हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर तक ये मेल और फीमेल आपस में जुड़ नहीं सकते। ये तभी जुड़ेंगे जब ये मच्छर के शरीर के अंदर जाएंगे,
वहाँ जाके ये फर्टिलाइज होंगे और डेवलपमेंट होगी। ये सारा प्रोसेस होगा मॉस्किटो की गट में, गट आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में। और वहाँ से होते होते फिर जो ये स्पोरोजोइड्स हैं ये गट में से जाकर उसके ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में जाकर जमा हो जाएंगे, ताकि जब वो दोबारा से किसी को काटे तो ये स्पोरोजोइड्स उसके ग्लैंड से निकलकर उस पर्सन को दोबारा से इन्फेक्ट कर दे। तो यहाँ पर बेटा जो लाइन लगा रखी है वो यही दिखा रखा है कि इतना पार्ट इसका कंप्लीट हो रहा है मॉस्किटो की बॉडी में, यानी कि यहाँ पर जो होस्ट है वो मॉस्किटो है, और इतना पार्ट हो रहा है ह्यूमन के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो होस्ट है दैट इज ह्यूमन। इसके अलावा एक और डिजीज है दैट इज द अमीबियासिस, जिसको हम अमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। ये एंटोअमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होती है। ये भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। अमीबियासिस भी क्या होता है, अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी वजह से हमें या तो कब्ज हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्स मतलब मरोड़ हो सकती है, स्टूल्स मीन्स पॉटी लग जाती हैं, दस्त लग जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस या ब्लड भी आ सकता है। और ये भी डिजीज स्प्रेड होने के लिए मक्खी के द्वारा होती है। मतलब अगर गंदी, कई बार क्या होता है कि आपको पता है जैसे कहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट पड़े, फीसिस पड़े हैं और उन पे मक्खी बैठेगी, वही मक्खी अगर किसी फूड या खाने की चीज़ पे आकर बैठती है या उसी पानी पे आकर बैठती है और उसी पानी या फूड को कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम कर ले तो उसको भी ये डिजीज़ हो सकती है। और भी बेटा इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।